नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 17 का शार्ट नोट्स पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है, शार्ट नोट भी 2 पार्ट में करना पड़ गया क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी इस लेक्चर में देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी अगले लेक्चर में देख लेंगे। ओके, शार्ट नोट्स आपको आइडिया है कि हम इसमें कॉन्सेप्ट की डिस्कशन नहीं करते, हम केवल काम की बातें करते हैं और एक बार पढ़ते हुए निकल चलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, एसएलआर, एसडीएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद में ईबीएलआर, एमएसएस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ओएमओ, एलएएफ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्रेंड डिस्कस करनी है। तो बिल्कुल ही हम समराइज्ड फॉर्म में डिस्कस करते हुए निकल चलेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल बाय व्हिच आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल होता है जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, मनी की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, बाई मंथली बेसिस पर बनाई जाती है, यानी हर 2 महीने, एवरी 2 मंथ में, 2 महीने में एक बार ये मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, पब्लिश की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी सर 2 तरीके की होती हैं, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरीके की होती हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी, इसमें एक्सपेंशन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है, टोटल मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। मनी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं, हथकंडे हैं, जिनको यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो उन सब के बारे में डिस्कस करना। तो नीचे जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, वो सारे के सारे क्या हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं। ये सारे के सारे जितना भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे टूल्स हैं। तो पहला टूल है बैंक रेट। तो बैंक रेट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 में डिफाइंड है। बैंक रेट वह रेट है एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म का लोन टू कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर, उसे बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई डू नॉट कीप एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक। इस केस में बैंकों से कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई बैंक टू आरबीआई। अब चूंकि आरबीआई लोन दे रहा है तो भाई इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आरबीआई को, बैंक को द्वारा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक द्वारा आरबीआई को पे किया जाता है उसे ही हम बैंक रेट कह देते हैं, ठीक है। इसे जो है रेफर किया जाता है डिस्काउंट रेट के नाम से। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो सर इसे डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। आती है बात एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये दूसरा टूल है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अंडर एमएसएफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो बारो करते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी। तो अगर किसी को ओवरनाइट, एक दिन के लिए या ओवरनाइट के लिए मनी की जरूरत होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो बारो कर सकते हैं, ठीक है। जब उनके पास कैश की शॉर्टेज हो जाए तो वो बारो कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट सेट है। लिमिट कितनी है, एनडीटीएल का 2% है। करंटली एनडीटीएल का 2% है, ठीक है। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट अबव, यानी कि रेपो रेट में 25.25% जो है ऐड करके एडिशनल इंटरेस्ट मांगा जाता है, ठीक है। तो एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ में मान लो बैंकों के पास में कैश का क्रंच हो गया, तो जितना भी बैंक का एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, उसका 2% बैंक का, एसबीआई का एनडीटीएल मान लो 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 2%, 2 रुपए आरबीआई से उधार ले सकते हैं ओवरनाइट के लिए। किसके लिए, ओवरनाइट के लिए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आरबीआई को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो भी रेपो रेट हो, जो भी रेपो रेट है, मान लेते हैं इस समय 4.5% का चल रहा है या 6.5% चल रहा है, तो रेपो रेट 6.5% है, तो प्लस उसी में 25 बेसिस पॉइंट अबव है तो 0.25 बेसिस पॉइंट और अलग हो जाएगा, तो 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक द्वारा आरबीआई को। ये होता है एमएसएफ, ठीक है। प्रोवाइड्स सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक इन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, अगर अचानक से अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक, पैसे की कमी हो गई है लेकिन उम्मीद नहीं थी, अनएंटिसिपेटेड है, तो उस केस में जब उम्मीद नहीं है और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत ही ओवरनाइट के लिए बारो करके अपना काम चला लो। उसी के लिए ये एमएसएफ बनाया गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, ठीक है। बात करेंगे
अगला टूल है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है CRR इज द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जितना एवरेज डेली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है बैंकों को, उसे ही CRR कहा जाता है। ये NDTL का सर्टेन परसेंटेज होता है, NDTL का 18%, 20% जो भी है, 4% है ना, जितना भी RBI बोले, 4% या जो भी हो, ठीक है। तो इट इज परसेंटेज ऑफ नेट, बैंकों का NDTL का सर्टेन परसेंटेज होता है CRR, ठीक है। ये मेंटेन किया जाता है फोर्थनाइट बेसिस पर। ये किसके साथ मेंटेन किया जाता है CRR? RBI के साथ, यानी जो भी चीज होती है वो RBI के पास जमा कर दी जानी है। इट इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, ध्यान रखें, कैश के रूप में ही RBI के पास में जमा किया जाता है CRR को। जितना भी हुआ CRR अगर 200 करोड़ है तो 200 करोड़ रुपए कैश RBI के पास जमा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट RBI द्वारा CRR पर नहीं दिया जाता है, CRR पर कोई भी इंटरेस्ट RBI द्वारा नहीं दिया जाता है। CRR कहाँ डिफाइंड है? तो CRR RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है। CRR कहाँ डिफाइंड है, किस एक्ट में डिफाइंड है? तो सर CRR, देखिए ध्यान दीजिए, CRR किसके साथ मेंटेन किया जाता है? सर RBI के साथ में। तो RBI के साथ मेंटेन किया था, तो इसीलिए RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में डिफाइंड है। सेक्शन 42 टू बी प्रिसाइज, अगर और ज़्यादा डिटेल में कहें तो सेक्शन 42 का पार्ट 1 में ये डिफाइंड है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट क्या है CRR की? कोई लिमिट नहीं है। बुक आप पढ़ेंगे, डाउट में आएंगे, लेकिन डाउट में आने की जरूरत नहीं, ये अपडेटेड डेटा है। CRR की मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पहले हुआ करती थी, जो भी रही हो, 4% से लेकर के 40% या जो भी रही हो, लेकिन अभी कोई ऐसी लिमिट इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखी है, ठीक है। अगर CRR बढ़ाया जाता है तो लिक्विडिटी घट जाती है, अगर CRR घटाया जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया, मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि उसके लिए पूरा लेक्चर मैंने लिया है 100 रुपये का एग्जाम्पल देकर के समय। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट हियर, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट नोट की बात करें, ये लंबा हो जाएगा। बस ध्यान रखें, CRR बढ़ने पर लिक्विडिटी घटती है, CRR घटने पर लिक्विडिटी बढ़ती है। उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है CRR और लिक्विडिटी के बीच में। RBI का अमेंडमेंट जो एक्ट 2006 आया था, उसने CRR के लिमिट को हटा दिया है, यानी 2006 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें CRR की जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। पहले मैक्सिमम 40% की लिमिट हुआ करती थी फ्रेंड्स, लेकिन वो अब हटा दी गई है, ठीक है। तो ये बातें हो गई सर हमारी CRR के बारे में। अब हम बात करेंगे SLR के बारे में। ये भी एक मॉनेटरी टूल है। SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold या approved securities। approved securities में आपके dated securities, गवर्नमेंट के बॉन्ड या शेयर आते हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो जैसे CRR होता है बिल्कुल उसी तर्ज पर ही SLR भी होता है। जितना भी DTL है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज रखना पड़ता है, लेकिन ये बैंक खुद अपने पास रखता है। ये कहाँ रखा जाता है? बैंक अपने पास रखता है। CRR कहाँ रखा जाता था? ध्यान रखें, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। CRR कहाँ रखा जाता था? सर RBI के पास में। SLR कहाँ रखा जाता है? बैंक खुद अपने पास रखता है, बैंक अपने पास रखता है SLR को, ठीक है। उसके बाद में SLR मेंटेन किया जा सकता है लिक्विड कैश के रूप में, यानी कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गोल्ड और लिक्विड कैश के रूप में SLR को मेंटेन किया जा सकता है, जबकि CRR को सिर्फ जो है कैश के रूप में ही मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान देंगे, SLR 3 चीज़ों में, कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, और CRR सिर्फ कैश के रूप में रखा जा सकता है। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? डेटेड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के बॉन्ड और डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स आते हैं, ठीक है। अब देखो, CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था। ध्यान दीजिए, CRR जो RBI के पास जमा करता था बैंक, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन जो है SLR में इंटरेस्ट कमाया जाता है। SLR में इंटरेस्ट कमाया जाता है। इट इज मेंटेन्ड विथ बैंक इटसेल्फ। SLR कहाँ रखा जाता है? बैंक अपने पास खुद रखता है, ठीक है। तो देखो, CRR में मैंने बताया कि CRR RBI के पास मेंटेन करते हैं, SLR कहाँ करते हैं? बैंक खुद अपने पास रखता है। तो देखो, CRR कहाँ डिफाइंड है? RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में। और SLR कहाँ मेंटेन करते हैं? बैंक के पास। तो इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कहाँ डिफाइंड होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में, ठीक है। ध्यान रखें, मैं याद करने का तरीका भी यहाँ बता रहा हूँ। तो SLR कहाँ डिफाइंड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में, 24 में डिफाइंड है। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है SLR में, मैक्सिमम की अभी लिमिट है 40%। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है SLR में, मैक्सिमम की लिमिट 40% है। SLR जो है फिक्स किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इट इज डिटरमाइंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल DTL। जितना भी
डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है बैंक की, टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी, उसका सर्टेन परसेंटेज होता है, ठीक है। और सीआरआर कैसे मेंटेन किया जाता है, एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, और ये केवल डिमांड टाइम लायबिलिटी का परसेंटेज होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, एसडीएफ के बारे में। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई थी आरबीआई द्वारा 8 अप्रैल 2022 में। इट इज अ स्पेशल अकाउंट वेयर बैंक कैन टेम्परली डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी विथ आरबीआई। अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो उसको ले जाकर के आरबीआई के पास जमा कर दो ताकि इंटरेस्ट कमा लो, इसी के लिए बनाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और अगर आपको याद हो तो रिवर्स रेपो भी यही करता था, रिवर्स रेपो भी यही करता था, ध्यान करिए, रिवर्स रेपो भी सेम काम करता था जिसकी हम यहाँ पर बात करें एसडीएफ की। तो दोनों में फर्क क्या होता है आगे जब हम रिवर्स रेपो पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई। एक्सेस मनी अगर तुम्हारे पास है बैंकों के पास तो ले जाकर के आरबीआई के पास जमा कर दो, वही है एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बस एसडीएफ डिपॉजिट जो है एन ओवरनाइट बेसिस पर होता है, ठीक है, ओवरनाइट बेसिस पर होता है, यानी एक रात एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए जमा किया जाता है, ठीक है। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ, चूंकि आरबीआई के पास तुम पैसा रख कर आए हो तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, तो इंटरेस्ट देता है। जितने भी एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती हैं, लास्ट में हम एलएएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी ऐसा समझ लीजिए एलएएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो जितने भी एलएएफ के पार्टिसिपेंट हैं वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं एसडीएफ के लिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। डिपॉजिट जो एसडीएफ में, अब एसडीएफ में पैसा जमा कर दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में सोचो बैंक ने 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए। सवाल ये है कि क्या ये सीआरआर में काउंट करवा दें हम, मुझे 200 करोड़ का सीआरआर मेंटेन करना है, 200 करोड़ का सीआरआर मेंटेन करना है आरबीआई के साथ में, 100 करोड़ रुपए हमने एसडीएफ में जमा कर रखा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। तो क्या ये 100 करोड़ रुपए मैं इसमें मान लूं कि हाँ ये 100 करोड़ पहले से और 100 करोड़ और अरेंज कर दूं तो मेरा 200 करोड़ हो जाएगा? क्या इसके लिए एसडीएफ का डिपॉजिट एलिजिबल है? तो नहीं एलिजिबल है। सीआरआर के लिए इट इज नॉट एलिजिबल, एसएलआर के लिए एलिजिबल है। ध्यान देंगे, एसडीएफ का जो डिपॉजिट होता है वो सीआरआर के लिए एलिजिबल नहीं होता है, एसएलआर के लिए एलिजिबल होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? क्या समझे आप ना ये बात को कि मैं क्या कह रहा हूं? तो एसडीएफ में जो पैसा जमा कराओ, 5,000 रुपए एसडीएफ में जमा कर दिए एक दिन के लिए, तो वो 5,000 करोड़ रुपए जो आपने जमा किया है वो सीआरआर में कैलकुलेशन करते समय नहीं जुड़वा सकते, लेकिन एसएलआर में कैलकुलेशन करते समय हम दिखा देंगे हाँ हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए आरबीआई के पास हैं, ये रहे वो पैसे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर आता है अगला टॉपिक, ये अगला टूल है बेस रेट। बेस रेट 1 जुलाई 2010 से आया हुआ है। इज द मिनिमम रेट फॉर ऑल द लोन्स, जितने भी लोन होते हैं उनके लिए कम से कम क्या रेट हम अप्लाई कर सकते हैं, उसे ही सर बेस रेट कहा जाता है। तो बेस रेट इज द मिनिमम रेट फॉर ऑल लोन्स, सभी लोन के लिए जो मिनिमम रेट होता है उसे बेस रेट कहा जाता है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड एनी लोन बिलो द बेस रेट, बैंकों को बेस रेट से नीचे लोन देने की परमिशन नहीं दी गई है। बेस रेट, इससे ज्यादा नीचे कुछ नहीं जा सकता। बेस जैसे घर का एक बेस होता है, उससे नीचे कुछ नहीं। तो वही चीज है कि बेस से नीचे लोन नहीं दिया सकता है, ये मिनिमम है। अगर सोचो आरबीआई ने कहा बेस रेट 4% है तो अब 4% से नीचे का कोई लोन दे नहीं सकते, वही बात हो गई, ठीक है। उसका में बेस रेट जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट था सभी लोन के लिए, कब से? जब तक एमसीएलआर नहीं आया था। एमसीएलआर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। जब तक एमसीएलआर नहीं आया था तब तक बेस रेट काम करता था, लेकिन अब एमसीएलआर आ गया तो उनकी बात ही खत्म हो गई, ठीक है। एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो एमसीएलआर मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग बेस रेट सिस्टम फ्रॉम अप्रैल 2016, यानी कि अप्रैल 2016 से एमसीएलआर आ गया और बेस रेट खत्म कर दिया गया। इट विल बी इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, तो ये एक बेंचमार्क रेट का काम करेगा सभी लोन को देने के लिए। इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा वो अकॉर्डिंग टू रिस्क परसेप्शन, यानी किस कस्टमर के ऊपर कितना रिस्क है उसके हिसाब से एमसीएलआर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिसाइड करते हैं। एमसीएलआर में 4 कंपोनेंट होते हैं सर। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा निगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा टेनर प्रीमियम। एमसीएलआर के 4 कंपोनेंट कौन कौन से? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, निगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसे रेड मार्क किया हुआ मैंने। ये चारों बहुत पूछे जाते हैं, खास करके यहाँ सीआरआर की जगह एसएलआर लिख देता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे सीआरआर और एसएलआर में, तो इसलिए यहाँ पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एमसीएलआर जो पब्लिश किया जाना चाहिए बैंकों के द्वारा वो 5 होते हैं। ओवरनाइट यानी 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। लेकिन यदि जरूरत पड़े तो बैंकों के पास अथॉरिटी होती कि वो लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर मैच्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने के लिए तो करना ही चाहिए। 1 दिन के लिए यानी ओवरनाइट एमसीएलआर रेट, 1 मंथ एमसीएलआर रेट, 3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ एमसीएलआर, 1 ईयर एमसीएलआर रेट, ये तो पब्लिश करना ही चाहिए। लेकिन अगर कहीं लिख दे कि क्या 3 ईयर एमसीएलआर रेट होना चाहिए तो हाँ हो सकता है, बिल्कुल। ये देखिए
अलाउड है एज पर आरबीआई, यस यू कैन इशू फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। फिर आता है एमसीएलआर से भी जब बात नहीं बनी तो ईबीएलआर आया, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। एमसीएलआर था लेकिन उस पर बात नहीं बन रही थी, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया। एमसीएलआर में जो दिक्कत थी उसको स्टडी करने के लिए इंटरनल स्टडी ग्रुप बनाया गया, जिसके हेड थे डॉक्टर जनक राज, ठीक है। डॉक्टर जनक राज जो है हेड थे इंटरनल स्टडी ग्रुप के। उसको आरबीआई ने फॉर्म किया था कि वो जो वेरियस एस्पेक्ट है एमसीएलआर सिस्टम को उसको एग्जामिन करें, देखें कि गड़बड़ कहाँ है। आईएसजी ने फाइंडिंग करी, मतलब इंटरनल स्टडी ग्रुप ने बताया कि बेस रेट या एमसीएलआर जो है वो डिलीवर नहीं करता है इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस करते हैं उसका प्रभाव तुरंत नहीं नजर आता है। हम चेंज तो करते हैं लेकिन एमसीएलआर इतना प्रभावी नहीं है कि सीधे सीधे उसका असर मार्केट में नजर आ जाए। क्या मतलब है इस बात का, जैसे आरबीआई चाहती है कि हम एमसीएलआर मतलब जो है हम मार्केट से लिक्विडिटी कम कर दें, तो उसने क्या किया, एमसीएलआर में चेंजेस किए, ठीक है। तो अगर चेंजेस किए लेकिन फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी कम नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से प्रभाव नहीं आ रहा है, तो उसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये सिस्टम लाया गया, कौन सा, ईबीएलआर का। तो फ्रॉम अक्टूबर 1 2019 आरबीआई रिकमेंडेड बैंक टू यूज वन ऑफ द फॉलोइंग रेट फॉर ऑल फ्लोटिंग रेट लोन। जितने भी फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने कहा कि ये 4 रेट हैं, इनमें से कोई एक रेट आपको यूज करना है, ठीक है। सवाल यहां पर एक बन सकता है कि फ्लोटिंग रेट लोन क्या होता है। फ्लोटिंग रेट लोन ऐसा होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहे। देखो फिक्स रेट लोन हो सकता है और दूसरा सर फ्लोटिंग रेट लोन हो सकता है। फिक्स रेट में अगर कह दिया गया कि हम 6% इंटरेस्ट लेंगे तो वो 6% रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि मान लो रेपो रेट प्लस 1%, मान लो ये रेट लगा दिया, तो अगर आरबीआई ने कहा रेपो रेट 6% है तो 6 + 1% यानी 7% रेट लगेगा। अगले महीने मान लो या दूसरे तीसरे महीने आरबीआई ने रेपो रेट को 3% कर दिया तो 3% + 1% और हो जाएगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मतलब वेरिएबल है, इट इज नॉट फिक्स, फ्लोटिंग, तैर रहा है, बदल रहा है, तैरता जा रहा है, इसलिए फ्लोटिंग रेट लोन कह रहते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई ने कहा कि भाई एमसीएलआर ना यूज करके इन 4 रेटों में से कोई एक यूज कर लो। कौन कौन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट है वो यूज कर लो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 महीने का ट्रेजरी बिल का जो यील्ड रेट है वो यूज कर लो, या 6 महीने का जो यील्ड रेट है वो यूज कर लो, या इसके अलावा कोई और बेंचमार्क जो एफबीआईएल द्वारा पब्लिश किया जाए। किसके द्वारा, एफबीआईएल के द्वारा। एफबीआईएल क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फाइनेंशियल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये सारे रेट जो है 3 महीने वाला, 6 महीने वाला एफबीआईएल द्वारा ही पब्लिश किया है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है जिसका काम ही है बेंचमार्क रेट बनाना, सेट करना। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है। फिर अगला है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाई। किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और टूल लाया जिसे एमएसएस कहते हैं। RBI introduced MSS market stabilization scheme as a result of oversupply of US dollar in Indian market by foreign institutional investors। यानी FII ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा US डॉलर इंडिया में डंप किया, शेयर मार्केट में पैसा मतलब शेयर खरीदने के लिए, जिससे डॉलर बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से एक्सेस जो है लिक्विडिटी हो गई। तो MSS की सहायता से विड्रॉ किया गया एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा गया, सिक्योरिटी जनता के पास गई, बैंकों के पास गई, और बदले में जो है कैश आरबीआई के पास आ गया, ठीक है। और ये जो विड्रॉल ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी किया गया एमएसएस, उसे स्टरलाइजेशन कहा गया। तो स्टरलाइजेशन क्या प्रक्रिया होती है, एक्सेस लिक्विडिटी, मार्केट में बहुत सारा कैश है उसको कम करना, खत्म करना, स्टरलाइजेशन कहलाता है, पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्टरलाइजेशन व्हिच आर द फॉलोइंग डिफाइंस स्टरलाइजेशन, ऐसा पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखिए। तो स्टरलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें से मार्केट से हम लिक्विडिटी को, कैश को खत्म करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। अगर बढ़ाएं तो वो स्टरलाइजेशन नहीं कहलाएगी, कम करें तो उसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो सर स्टरलाइजेशन करने के लिए ओएमओ किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ किया जाता है। आगे हम ओएमओ भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखें स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें ओपन मार्केट ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आरबीआई ने जो है एमएसएस, जो आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, इसको यूज किया था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में। तो जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में हुई उसको कम करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज किया था आरबीआई ने। बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो मतलब होता है रीपरचेज रेट।
कोई चीज़ बेचो और उसको दोबारा खरीदने का अगर वादा कर लो तो रीपरचेज करने का वादा किया गया, तो उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंकों को मनी चाहिए तो आरबीआई जिस रेट पर देता है उसे ही सर रेपो रेट कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई से जो है पैसा लेना महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लेंड करता है, बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो अगर रेपो रेट हम बढ़ा देंगे सर, अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब हुआ ना कि आरबीआई हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चाह रहा है। तो यही, अगर बैंक से लोन लोगे, आरबीआई से लोन लोगे तो वो महंगा हो जाएगा। अगर रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो आरबीआई से जो है लोन लेना सस्ता हो जाएगा। रेपो रेट जो है समय समय पर बदलता रहता है जैसा आरबीआई डिसाइड करे, ठीक है। फिर आता है ट्रेप्स, TREPS, ट्राई पार्टी रेपो। ट्रेप्स इज ए ट्राई पार्टी रेपो अरेंजमेंट इन व्हिच अ थर्ड एंटिटी अदर देन बारोअर एंड लेंडर फैसिलिटेट सर्विसेज। तो भाई चूंकि मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए हम ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफ्लुअसली जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो सब चर्चा की है, विथ एग्जाम्पल करी है, आप डिटेल वाला लेक्चर देखें, ठीक है। तो ट्रेप्स क्या होता है? एक ट्राई मतलब तीन, पार्टी मतलब लोग, तीन लोगों का रेपो का अरेंजमेंट होता है। इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक बारोअर जिसने उधार लेना है, एक लेंडर जिसने उधार देना है, और एक तीसरी एंटिटी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए इसे ट्राई पार्टी रेपो या ट्रेप्स कह देते हैं, ठीक है। अब ट्रेप्स जो है कब आया? तो सर ये आया था 5 नवंबर 2018 को, और जब ट्रेप्स आया तो उसने सीबीएलओ को ख़त्म कर दिया। सीबीएलओ क्या था? सेंट्रलाइज कोलेटराइज्ड बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, कोलेटराइज्ड बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, इसको फेज डाउन कर दिया गया जब ट्रेप्स आया। जितने भी सीबीएलओ मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, उन सबको ट्रेप्स में ट्रांसफर कर दिया, यानी सीबीएलओ से उठा करके उनको बोला गया कि अब आप ट्रेप्स में चले जाइए, ठीक है। जितने भी सीबीएलओ के मेंबर्स पार्टिसिपेंट थे उनको रजिस्टर करना पड़ा, किसके साथ? सीसीआईएल के साथ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ा। सीसीआईएल मेंटेन करता है गिल्ट अकाउंट फॉर इट्स मेंबर। जो सीसीआईएल है, किस सीसीआईएल का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। सीसीआईएल मेंटेन करता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट क्या होता है? ध्यान दीजिए, गिल्ट अकाउंट इज यूज फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए गिल्ट अकाउंट यूज होता है। जैसे हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है, किसके लिए काम आता है? शेयर को होल्ड करने के काम आता है। गिल्ट अकाउंट हमारे पास में होता है, जैसे अगर आप शेयर खरीदते हैं तो कहाँ रखेंगे? सर डीमैट अकाउंट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे, कहाँ रखेंगे? सर गिल्ट अकाउंट में, सिंपल, ठीक है। तो गिल्ट अकाउंट यहाँ पर यूज होता है। सिक्योरिटीज आर डेबिटेड, जैसे हमारे खाते से पैसा डेबिट होता है उसी तरीके से सिक्योरिटी डेबिट की जाती हैं गिल्ट अकाउंट से, और उसी तरीके से सिक्योरिटी क्रेडिट की जाती हैं गिल्ट अकाउंट में। डेबिट होने का मतलब सिक्योरिटी निकाली गई, विड्रॉ कर दी गई, और क्रेडिट होने का मतलब पैसा आया, खाते में पैसा डिपॉजिट हुआ, ठीक उसी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्राई पार्टी वाज डिजाइन टू इम्प्रूव लिक्विडिटी इन द कारपोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट। कारपोरेट जो बॉन्ड रेपो मार्केट थी उसमें लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस ट्राई रेपो को लाया गया था। फिर आता है टर्म रेपो। हमने रेपो देखा, रेपो रेट देखा, फिर हमने ट्रेप्स यानी कि ट्राई पार्टी रेपो देखा, अब हम टर्म रेपो देख रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया टर्म रेपो फॉर पीरियड लॉन्गर देन ओवरनाइट। ओवरनाइट से ज़्यादा के लिए अगर आपको पैसे लेने हैं आरबीआई से तो उसके लिए टर्म रेपो आया। इसका मतलब जो हमारा रेपो रेट होता है ओवरनाइट के लिए होता है, रेपो फैसिलिटी जो होती है ओवरनाइट के लिए होती है। लॉन्गर टर्म के लिए सर टर्म रेपो आया। टेनर कितना? 7 दिन का, 14 दिन का और 28 दिन के लिए। टर्म रेपो कितने दिन के लिए आया? 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए और 28 दिन के लिए आया। यानी बैंक अगर आरबीआई से लोन लेना चाहता है 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के लिए, 3 ही दिन के लिए होता है, 3 ही मेच्योरिटी पीरियड के लिए होता है, ध्यान देंगे, तो ले सकता है, ठीक है। एम क्या है टर्म रेपो का? टू डेवलप इंटर बैंक मनी मार्केट फॉर प्राइसिंग ऑफ लोन एंड डिपॉजिट्स टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो जाए, इंटर बैंक मनी मार्केट डेवलप हो जाए, इसी उद्देश्य से इसको लाया गया था, ठीक है। फिर टर्म रेपो के अलावा 2 और जो है रेपो लाए गए, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और टारगेटेड, इसी में टारगेटेड और जोड़ लिया जाए आगे तो वो हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लाया गया, आरबीआई ने जो है इसे 2019 में लाया 3 ईयर के लिए और 1 ईयर के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको रेपो पर उधारी लेनी है 1 साल के लिए और 3 साल के लिए तो उसके लिए जो है TLRO यूज होता है।
अगर आपको 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए और 28 डेज के लिए करना है तो आपको टर्म रेपो का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के लिए और 3 साल के लिए उधारी लेनी है तो LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो थे और एंटिटीज जो कि लिक्विडिटी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रही थी, उनके लिए सर TLTRO था। क्या था? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। ठीक, फिर और यहाँ भी बात नहीं बनी, कोविड के समय में थोड़ी दिक्कत हुई तो उसके लिए SLTRO लेकर आए। SLTRO, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें जो लोन दिया गया वो RBI द्वारा 3 साल के लिए दिया गया। ये केवल स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए अवेलेबल था, सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए अवेलेबल था। और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बारोवर्स को 10 लाख रुपए पर बारोवर तक का लोन दे सकते थे। ठीक है, तो SLTRO कोविड के समय में आया। क्यों? क्योंकि जो है लेंडिंग बाय SBF टू द स्मॉल बिजनेस यूनिट एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। कोविड के दौरान जो छोटे और मझोले दर्जे के जो है बिजनेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो उसी के लिए SLTRO RBI लाया। उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम हमसे जो SBF हैं, ध्यान दें स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो हमसे 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं। किसमें? लॉन्ग टर्म रेपो के तहत ले सकते हो। और इस पैसे से तुम अपने बारोवर को पर बारोवर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि SLTRO किसके लिए था? सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए था। पर बारोवर लिमिट क्या थी? सिर्फ 10 लाख रुपए थी। ठीक है, अब आता है सर रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो और SDF, याद करिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मैंने बात की थी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या थी? तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे ले जाकर के जो है RBI को दे दो, इंटरेस्ट कमा लो। वही मैंने बताया था कि रिवर्स रेपो भी यही करता है। ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द RBI। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, शॉर्ट टर्म का एक्सेस मनी है, उसको हम RBI के पास पार्क कर देते हैं, ले जाकर के जमा कर देते हैं, उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक है, RBI इसे तब यूज करती है जब बहुत ज़्यादा मनी इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में फ्लोट करी, बहुत सारा पैसा बैंकों के पास हो गया है, तो रिवर्स रेपो की सहायता से वो पैसा अपने पास मंगा लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो, अगर रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी जाए तो RBI जो है बैंकों से महंगे में जो है उधारी लेगी। ध्यान दें, बैंक के पास में कैश है, ये कैश ले जाकर के उसने RBI के पास जमा किया है, RBI बदले में इंटरेस्ट देगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट यानी रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया है, पहले 6% था और अगर 8% हो गया तो भाई RBI को बैंकों को 8% देना पड़ेगा, महंगा हो जाएगा। और बैंकों के लिए फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि पहले बैंक को 6% इंटरेस्ट मिलता था, अब 8% मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो जाती है मेरे ख्याल से बात। रिवर्स रेपो और SDF में अगर हम कंपेयर करें तो SDF में बैंक डज नॉट रिक्वायर एनी कोलेटरल फ्रॉम RBI। ध्यान देंगे, रिवर्स रेपो में सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, RBI सिक्योरिटी देगा, RBI सिक्योरिटी देता है बैंकों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है बैंकों को और बदले में कैश लेता है। लेकिन SDF में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, किसी तरीके कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, SDF जो है सिर्फ ओवरनाइट पर्पज, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सिर्फ ओवरनाइट के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फिर आता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो जो है अगर ओवरनाइट के लिए ना हो बल्कि वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो तो उसे ही सर VRRR बोल देते हैं। VRRR यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जो है इज पार्ट ऑफ अपडेटेड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और RBI बारो करता है बैंकों से फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। RBI बैंकों से पैसा ले रहा है या बैंक जो है RBI के पास वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर पैसा डिपॉजिट कर देता है तो उसे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो बोला जाता है। क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया? क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। बैंक रिसीव हायर रिटर्न फ्रॉम देन फिक्स रेट रेपो रिवर्स रेपो रेट, यानी कि फिक्स जो रिवर्स रेपो रेट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है, इसीलिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो को लाया गया है। ठीक है, अब आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना, स्टलाइजेशन जब पढ़ाया था, है ना। तो RBI गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदती और बेचती है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, RBI बाई बॉन्ड, अगर बॉन्ड को खरीदेगी तो मनी मार्केट में जाएगी, अगर RBI बेचती है बॉन्ड को तो मनी मार्केट से वापस आती है। ठीक है, समझने की बात है, सिंपल सा है। देखो, अगर RBI जो है बॉन्ड को बाई करेगी, बॉन्ड को बाई करेगी, ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड है बैंक के पास में, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको लेगी और बदले में नगद दे देगी, कैश दे देगी, रुपए। तो क्या होगा? इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट। एक नोट मतलब एक कागज़ का टुकड़ा लिया, बदले में बहुत सारा कैश दिया, तो मार्केट में कैश आ जाता है। ठीक है, तो जब बाई करती है तो कैश आता है, और जब RBI बॉन्ड को सेल करती है तो मार्केट से पैसा गायब हो जाता है। सेल करेगी RBI तो कागज़ का टुकड़ा देगी, बदले में बैंकों से पैसा लेगी। ठीक है,
तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचना। दो तरीके की होती है, दो तरीके की में होती है, आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट। आउटराइट परचेज कि एक बेच दिया, काम खत्म, मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिया, बात खत्म, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज परमानेंट, इट इन्वॉल्व द आउटराइट सेलिंग बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचना पूरी तरह से होता है। जैसे आप कार खरीदने गए तो उसने कार बेच दी, बात खत्म हुई, अब वो कार चाहे जो हो जाए उससे मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, आउटराइट परचेज हुआ या सेल हुआ। और रीपरचेज एग्रीमेंट में ये शॉर्ट टर्म होता है, सब्जेक्ट टू रीपरचेज। यहाँ पर खरीदने का एग्रीमेंट किया जाता है कि भाई आज तुम हमसे ये कार ले लो, ठीक है, 6 महीने बाद मैं तुमसे ये कार फिर खरीद लूंगा अगर तुम कहोगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। तो रीपरचेज दोबारा मैं खरीदूंगा, मेरा वादा है मैं ही खरीदूंगा, ठीक है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट में ये होता है। और आउटराइट परचेज में भाई तुम खरीद लिए, मेरा मन करेगा खरीदूंगा, नहीं मन करेगा नहीं खरीदूंगा, मुझे ऐसा कोई बॉन्ड जैसा हमारे साथ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, परमानेंट सेल कर दी गई। रीफाइनेंस फैसिलिटी, देखो बहुत सारे बैंकों को लोन देना होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो आरबीआई करता है रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड फंड्स टू बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी से क्या होता है, बैंकों को फंड मिल जाता है, ठीक है। आरबीआई सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि रेपो रेट से लिंक्ड होती हैं। जैसे नाबार्ड भी जो है आरआरबीज को रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आरआरबीज के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई नाबार्ड क्या बोलता है कि लो हमसे 500 करोड़ रुपए ले लो और इस पैसे से लोन बांटो, तो वो होता है सर रीफाइनेंस। फाइनेंस को फाइनेंस करना, फाइनेंस को फाइनेंस करना, रीफाइनेंस, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे मैंने अपने बेटे को लोन दिया और मैंने वो लोन, मतलब मैंने अपने बेटे को लोन दिया, मेरे पास पैसा नहीं तो कहाँ से होगा, मैं अपने पापा से उधार लेता हूँ, मैंने अपने पापा से पैसा लिया और फिर उसको अपने बेटे को दिया, ठीक है। तो मैंने फाइनेंस किया अपने बेटे को और मुझे फाइनेंस किया मेरे फादर ने, तो जो फादर हैं वो रीफाइनेंस कर रहे हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। डिटेल में चर्चा की हुई है, अगर आप जो है डिटेल वाला वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। एलएएफ की बात करेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज यूज टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मनी इकोनॉमी में फ्लो करती रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज किया जाता है। एलएएफ रिकमेंड किसके रिकमेंडेशन पर जो है आया था, तो सर ये नरसिम्हन कमेटी 2 की रिकमेंडेशन पर आया था। नरसिम्हन की 2 कमेटियां आई, पार्ट 1 पार्ट 2, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर, पार्ट 2 वाली जो कमेटी थी उसी के रिकमेंडेशन पर एलएएफ फैसिलिटी को लाया गया। फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो फॉर्म द फ्लोर ऑफ इंटरेस्ट रेट। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखिए एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, कि अपर लिमिट क्या रहेगी और लोअर रेट लिमिट क्या रहेगी इंटरेस्ट रेट की। तो जो एसडीएफ है फ्रेंड्स, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, वो फ्लोर यानी लोअर बैंड है, यानी कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बराबर, और अधिकतम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो ये सीलिंग या अपर लिमिट है एमएसएफ, अधिकतम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर रहने वाला है, अधिकतम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर रहने वाला है और कम से कम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बराबर रहने वाला है। तो ध्यान रखें, ये पूछा जाता है आपसे सीलिंग और फ्लोर एलएएफ की, तो यहीं पर मैंने ये समराइज कर दिया है जो बात वहाँ पर लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आई बिलीव कि जो है यहीं पर अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे लगभग 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं केवल इतना डिस्कस करने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।